राधे राधे. हेलो एवरीवन. लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड. दृष्टि इज मिसिंग. ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत ताकत लगाने की ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि उन्हें जैसा मस्कुलर बॉडी वाले इंसान को सामने उनकी पतली पतली सी कमर या बीवियों की कुछ भी नहीं थी. उस पर तीनों का बेड पर पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी था. सभी अपने पार्टनर्स को वहां से लेकर जाने लगे. वन्या के लिए इतने भारी भरकम यक्षित को सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की तरफ ले जाना कुछ ज़्यादा ही भारी पड़ रहा था. उसे यक्षित पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था और उतनी ही फिक्र भी हो रही थी. इसलिए वह उसे सहारा देना ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करने लगी. वो तो अच्छा था कि अभी रात काफ़ी हो चुकी थी और घर के बड़े सभी अपने अपने रूम्स में सो चुके थे, वरना उनकी इन हरकतों पर बहुत गुस्सा होते. थोड़ी देर की मशक्क़त के बाद वन्या उसे ऊपर तक लाने में कामयाब हो गई. वह जैसे ही यक्षित को लेकर बेड पर आई और दरवाज़ा बंद करने के लिए जैसे ही रूम के दरवाजे की तरफ जाने लगी, यक्षित अपने बच्चे वाले मोड में बाहर आकर रोमांटिक मोड में आ गया. उसने झट से वन्या के हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और अपने ऊपर कर लिया. वन्या की निगाहें जैसे ही यक्षित की नशीली आंखों से पड़ी, वह उनमें खो सा गया. पर तभी उसे उसकी हरकतें याद आईं तो वह उसमें मुंह फेर कर उसके ऊपर से उठने की कोशिश करने लगी. तो यक्षित ने उसे दोबारा अपनी तरफ खींच लिया. वह स्माइल करते हुए वन्या के चेहरे को अपनी तरफ कर उसके होठों को प्यार से सहलाते हुए बोला, वाइफी क्या हुआ, तुम मुझसे मुंह क्यों मोड़ रही हो. वन्या खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए खुद से बोली, इतना सब कुछ करने के बाद मुझसे पूछने कि मैंने किया ही क्या है. इन्हें याद भी कैसे होगा, वाइन के नशे में जो झूल रहे हैं. वन्या ने कुछ नहीं कहा तो यक्षित एक झटके में उसे पलट कर अपने नीचे कर देता है. वन्या उसकी इस हरकत पर शॉक्ड ही रह जाती है. उसे समझ नहीं आ रहा था कि नशे की हालत में होते हुए भी उसके रोमांस का कीड़ा बिल्कुल कम नहीं हुआ था. वह अभी भी उतना ही रोमांटिक बिहेव कर रहा था जब वह पूरे होश में होता था. वह वन्या का एक नज़र निहारते हुए उसकी खुली कमर पर और पेट पर उंगलियां चलाते हुए उसके कानों के पास जाकर बोला, वाइफी तुम्हें पता है ना तुम कितनी हॉट हो. वन्या जो कि थोड़ी देर पहले यक्षित से गुस्सा थी, वह अब उसकी इन हरकतों से सिहरने लगी. पर वह चाहकर भी उसे दूर नहीं जा सकती थी, क्योंकि यक्षित ने उसे अपनी बॉडी के घेरे में लॉक कर लिया था. ये बोलकर यक्षित उसकी नेक को काटने लगा. वन्या उसके इस मूव से ही यक्षित के आगे के इंटेंशन समझ गई. वह यक्षित से गुस्सा जरूर थी, पर यक्षित को रोकने के लिए वह प्यार से पेश आते हुए वह उसे खुद से दूर करने की बोली, यक्षित अभी आप नशे में, इसलिए अभी ये सब नहीं, आप रेस्ट कीजिए. ये बोलकर वह यक्षित को खुद से दूर करने लगी, पर यक्षित था कि उसे प्यार करना चाहता था. वह वन्या पर पकड़ बनाते हुए उसे अपने करीब कर लेता है और उसके होठों पर एक लाइट किस करते हुए बोला, वाइफी प्लीज़ मुझे मत रोको, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ और तुम्हें फील करना चाहता हूँ. ये बोलकर वह वन्या की नेक की तरफ झुक कर उसे चूमने लगा. यक्षित की ये मदहोशी भरी नेक किसेस वन्या की वीकनेस थी. ऐसी सिचुएशन में वह चाहकर भी यक्षित को रोक नहीं पाती और वह यक्षित को ये बात पता थी. वह पूरी शिद्दत से उसकी नेक को चूमने लगा, जिसे वन्या उन्हें आहें भरकर मजबूर हो रही थी. उसकी मदहोशी भरी आहें सुनकर यक्षित एक्साइटेड होने लगी, पर वन्या उसे रोकना चाहती थी क्योंकि यक्षित की हालत अभी ठीक नहीं थी. पर वह उसे चाह कर भी रोक नहीं पा रही थी. पर थोड़ी देर बाद वन्या को एहसास हुआ कि यक्षित की बॉडी में कोई हलचल नहीं है. ये फील करके जब उसने यक्षित के चेहरे को ऊपर की तरफ किया तो उसने पाया कि यक्षित सो चुका है. उसने उसे पकड़कर ठीक से बेड पर सुलाया. यक्षित के बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर शांति नज़र आ रही थी. उसे देखकर वन्या के फेस पर स्माइल आ गई. उसने यक्षित के बालों पर हाथ फेर कर उसके बालों को सेट किया और आहिस्ते से उसके माथे को चूम लिया. इस वक्त यक्षित सोते हुए इतना मासूम लग रहा था कि वन्या को उस पर बहुत प्यार आ रहा था. उसने झुककर यक्षित को बंद आंखों
को बारी बारी से चूम लिया, फिर उसकी तीखी नाक को, फिर दोनों गालों को और फिर लास्ट में उसके होठों पर लाइट किस कर दी। उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि यक्षित की नींद न टूटे। वन्या बेड से नीचे उतर गई और यक्षित के शूज़ उतार कर उसे साइड में रख देती है और इसे ठीक से सुलाकर उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर देती है। फिर वह वॉशरूम की तरफ अपने कपड़े चेंज करने चली गई। दृष्टि और जीविका भी बड़ी मुश्किल से अनय और विवेक को उनके कमरे तक पहुंचाया था। दोनों को अपने होने वाले पति देवों पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उनकी बराबर फिक्र भी हो रही थी। दृष्टि ने अनय को उसके रूम में लाकर बेड पर सुला दिया और उसके जूते निकालकर साइड में रख दिए। उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह से कवर करके जैसे ही वे जाने को हुई तो अनय ने नशे की हालत में दृष्टि का हाथ पकड़ लिए। अनय अपनी आंखें ठीक से खोल भी नहीं पा रहा था। अनय के हाथ पकड़ने से दृष्टि के कदम वहीं थम गए। 5 मिनट के अंदर अनय नींद के आगोश में भी चला गया, पर दृष्टि ने उस हाथ को पकड़े हुए था। दृष्टि ने जैसे ही अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश की, अनय ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और उसे नींद में ही अपनी तरफ खींच लिया। दृष्टि सीधा उसके बाहों में गिरी। इससे पहले कि वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती, अनय ने उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए अपने सीने में छिपा लिया। अब दृष्टि चाहकर भी उसे अलग नहीं हो सकती थी। वह थोड़ी देर तक अनय के सोते हुए मासूम चेहरे को निहारने लगी और फिर उसी आँख अपने आप बंद हो गई। जीविका ने भी बहुत मशक्क़त करके विवेक को उसके बेडरूम तक ले गई। वह खुद से बोली, आज मुझे पता चला कि कितने भारी है। उसने विवेक को बेड पर आराम से सुला दिया। उसे सुलाते वक्त उसका एक हाथ विवेक की पीठ पर ही दब गया। उसे छुड़ाने के लिए जीविका विवेक के चेहरे की तरफ झुक गई और अपने हाथों को उसके पीठ से बाहर निकालने लगी। दोनों का चेहरा एक दूसरे के इतने करीब होने पर दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे पर टकरा रही थी। जीविका का ध्यान विवेक के गुलाबी होठों पर ठीक गया। उसके ठहर गया। उसके होठों को देखकर जीविका को उन्हें छूने की चाहत बढ़ने लगी। वह विवेक के होठों की तरफ झुकने लगी कि तभी उसने खुद को रोकते हुए कहा, नहीं जीविका, तू इनसे नाराज़ है। फिर सोच कि वह एक लाइट किस करेगी ताकि विवेक को पता ना चल पाए। उसने आहिस्ते से झुककर विवेक के होठों को चूम लिया और अपना हाथ भी उससे छुड़ा लिया, पर वह जैसे ही वहाँ से उठने को हुई, विवेक ने करवट बदलते हुए जीविका को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि जीविका हिल भी नहीं पा रही थी। जीविका की पीठ विवेक के सीने से सटी हुई थी और उसे अपनी खुली नेक पर विवेक की गर्म सांसें भी फील हो रही थी, जिससे जीविका सिहरने लगी। वह मन ही मन विवेक के कोस रही थी और उसने अलग होने की कोशिश करने लगी, पर उसकी हर कोशिश बेकार हो रही थी। अब काफ़ी कोशिश करने के बाद भी विवेक ने उसे कड़ी नहीं छोड़ा तो उसने भी कोशिशें बंद कर दी। थोड़ी देर बाद जीविका को ऐसा फील हुआ कि अब विवेक की पकड़ उसकी बॉडी पर ढीली हो गई है, तो वह उसे आहिस्ते से अलग हुई। विवेक को ब्लैंकेट से अच्छी तरह से कवर करने के बाद वह उसके माथे को आहिस्ते से चूम लेती और वहाँ से निकलकर अपने रूम की तरफ चली गई। अगली सुबह के 9 बजे यक्षित की नींद खुली। आंखें खुलते ही उसने अपने साइड में देखा जहाँ वन्या सोती थी, पर वह वहाँ मौजूद नहीं थी। जैसे ही यक्षित ने घड़ी देखी तो सुबह के 9 बज रहे थे। यक्षित के सिर पर दर्द हो रहा था, जो कि कल रात के वाइन के नशे का कमाल था। उसने अपना सिर पकड़ लिया, खुद से बोला, मैं आज इतनी देर तक कैसे सोता रह गया। जहाँ तक उसे याद था, उसे उसके सारे बॉयज़ तो कल रात पार्टी हॉल में बैचलर पार्टी कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ यक्षित को याद नहीं आ रहा था, पर उसे इतना तो पता था कि उसे बेडरूम तक वन्या ही लेकर आई होगी। वह अपने दिमाग पर जोर डालकर कल रात की बातें याद करने की कोशिश कर रहा था कि तभी वन्या रूम में एंटर हुई। उसके पीछे एक मेड अपने हाथों में लैमिनेट लेकर खड़ी थी, जिसे वन्या ने ही बनाया था। यक्षित की निगाहें जैसे ही वन्या पर पड़ी, वह उसे देखता ही रह गया, क्योंकि वन्या ने एक लाइट पिंक कलर की एक बेहद ही खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वन्या ने यक्षित की तरफ देखना भी
मुनासिब नहीं समझा और मेड को ऑर्डर देकर लेमोनेड को यक्षित को देने के लिए बोली। मेड ने वैसा ही किया। लेमोनेड के यक्षित को देते हुए वह वहाँ से चली गई। यक्षित समझ गया कि वन्या ने यह उसके हैंगओवर को ठीक करने के लिए बनवाया होगा। उसने लेमोनेड का ग्लास खाली कर दिया। तब जाकर उसे अपने सिर दर्द में राहत महसूस हुई, पर वन्या अभी भी उसकी तरफ नहीं देख रही थी। यक्षित ने यह नोटिस कर लिया था। वह वन्या की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी, ये क्या हरकत है? तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही हो? वन्या ने पहले तो इग्नोर किया, पर यक्षित ने दोबारा बोलने पर वह यक्षित की तरफ घूरते हुए बोली, रियली यक्षित, आपको सच में नहीं पता कि मैं आपके से मुंह क्यों मोड़ रही हूँ? यक्षित सवालिया नज़रों से वन्या की तरफ देखने लगा तो वन्या उसे गुस्से में घूरते हुए बोली, आपको कैसे याद रहेगा? कल नशे में शराबियों की तरह झूल रहे थे आप। ये बोलकर वह यक्षित की तरफ पीट करके खड़ी हो जाती है। यक्षित समझ गया कि उसकी वाइफी किस बात पर नाराज़ है। वह स्माइल करते हुए वन्या के पास गया और उसे पीछे से हक कर लेता है। वन्या उसे खुद से दूर धकेल देती है, पर यक्षित दोबारा उसे हक कर लेता है और अपना चिन्ह वन्या के शोल्डर पर रखते हुए उसके कान के पास होठ ले जाकर बोला, वाइफी, मुझे सच में नहीं पता कि कल रात मैंने क्या किया। वन्या उसकी तरफ पलट गई और उसे गुस्से से घूरते बोली, आप तो रहने दीजिए, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि आप ऐसी हरकतें करेंगे। मेरी तो नाक ही कटा दी आपने। यक्षित वन्या के नेक पर किस करते हुए बोला, बताओ ना वाइफी, मैंने क्या किया? वन्या उसकी तरफ गुस्से में घूरते बोली, कल रात आप शराबियों की तरह नशे में झूल रहे थे। आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आप ज़्यादा ड्रिंक नहीं करेंगे, पर आपने भी की, और तो और मेरी भर भर कर बुराइयां भी कर रहे थे। यक्षित उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला, वाइफी, इसका मतलब कि तुम हम पर नज़र रखे हुए थी? वन्या उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए बोली, वो सब छोड़िए, पर आपने मेरी बातों का मान नहीं रखा। मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी, जाइए आप। यह बोलकर वह यक्षित से मुंह मोड़ लेती है। दृष्टि भी अनय के रूम में उसके उठने से पहले ही लेमोनेड भिजवा दिया होता है। अनय का सिर भी उठने के बाद भारी सा महसूस हो रहा था, इसलिए उसने दृष्टि का भिजवाया लेमोनेड पी लिया। थोड़ी देर बाद उसके सिर दर्द के साथ साथ उसका सारा नशा उतर गया और उसकी कल रात की हरकतें भी याद आने लगी। तभी दृष्टि उसके रूम में एंटर हुई और अनय के सामने अपने हाथ बांधकर खड़े होकर बोली, उतर गया नशा या अभी भी कुछ बाकी है? दृष्टि को अपनी तरफ यूँ देखता देख अनय उसकी तरफ बढ़ने लगा तो दृष्टि ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए बोली, आप तो दूर ही रहिए मुझसे। वैसे भी आपको मेरी जवान तो कैंची की तरह लगती है ना। अनय दृष्टि की तरफ जाते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने तुम्हारी जवान को कैंची की तरह कहा? मेरी जान। दृष्टि अनय की तरफ घूरते हुए बोली, आपको क्या लगता है आप मेरे पीठ पीछे कारनामे करेंगे और मुझे पता नहीं चलेगा? मैं सब समझती हूँ। यह बोलकर वह अनय को घूरने लगी। अनय उसे प्यार से निहारते हुए उसकी कमर पर अपनी पकड़ बनाते हुए बोला, बीबी, हम इतने दिनों बाद पार्टी कर रहे थे तो थोड़ा सा हो गया ज़्यादा। अब तुम मुँह फुलाना बंद करो। अब हमारी शादी है मेरी जान। दृष्टि अनय को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, रियली अनय, बस थोड़ी सी ज़्यादा पी थी आपने। आपको पता है कल रात आपकी हालत कैसी थी? मैं आपके सपोर्ट देते हुए बड़ी मुश्किल से आके बेड तक लेकर आई हूँ। आपको तो ज़रा भी होश नहीं है। ठीक है, आप आराम से शादी में आइए और आज की रात अकेले ही अपनी फर्स्ट नाइट बना लेना। यह बोलकर वह दृष्टि उससे दोबारा मुंह मोड़ लेती है। अनय समझ गया था कि इस बार उसने अपनी जान को कुछ ज़्यादा ही नाराज़ कर दिया है। वह दृष्टि को मनाने चाह रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आ गया। कॉल इम्पॉर्टेंट था, इसलिए उसने पिक कर लिया और अटेंड करने लगा। दृष्टि मुंह फुलाए हुए वहाँ से चली गई। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद वो फ्रेश होकर रेडी हो गया। फिर वह दृष्टि के कमरे की तरफ जाने लगा तो उसे एक मेड ने बताया
कि दृष्टि मैडम तो पहले ही अपने अपार्टमेंट में के लिए निकल चुकी हैं। ये सुनकर अनय बिना टाइम वेस्ट किए अपना कार लेकर रजावत मैंशन के लिए निकल गया। उसे अपनी कुछ इम्पोर्टेंट फाइल रखनी थी। फिर उसे लेकर वह दृष्टि के अपार्टमेंट में जाने वाला था ताकि वह उसे मना सके। उसने वैसा ही किया। रजावत मैंशन पहुंचकर अपनी इम्पोर्टेंट फाइल्स कार में रखी और दृष्टि के अपार्टमेंट की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसने दृष्टि को कॉल करने की बहुत कोशिश की, पर वह हर बार दृष्टि को फ़ोन स्विच ऑफ आया। उसे लगा कि दृष्टि ने जानबूझकर अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया होगा, इसलिए अनय की दृष्टि पर गुस्सा आने लगा। अनय को वह उस पर गुस्सा करते हुए खुद से बोला, ये लड़की भी ना फ़ोन स्विच ऑफ करके क्या ज़रूरत थी। उसे पता है ना कि मुझे उसकी कितनी फिक्र रहती है। एक बार मिल जाए फिर बताता हूँ। ये बोलकर वह थोड़ी ही देर में दृष्टि के अपार्टमेंट पहुँच जाता है। वह डोर के पास पहुँचकर नॉन स्टॉप डोर बेल बजाता है, पर काफ़ी देर बाद भी जब दृष्टि दरवाज़ा नहीं खोलती तो अनय को उस पर गुस्सा आ जाता है। वह ऊंची आवाज़ में बोला, दृष्टि, ये क्या बचपना है, ओपन द डोर, आई सेड ओपन द डोर। पर फिर भी दृष्टि का कोई जवाब नहीं आता। फिर उसका ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है जो कि ऑलरेडी खुला हुआ ही था। वह अंदर चला गया और सामने की तरफ देखकर उसकी आंखें खुली रह गई और वन्या यक्षित के मुंह फुलाए हुए यक्षित उसे मनाने को पूरी कोशिश कर रहा था, पर वन्या थी कि वह यक्षित की तरफ देख भी नहीं रही थी। तभी वहाँ पर वेद फुदकते हुए अंदर आ गया। उसने अपनी क्यूट सी मोती जैसी आंखों से देखकर उसने डैडी अब उसकी मम्मा को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। वह अपने डैडी के पास गया और उनके पैरों से लिपटते हुए बोला, डैडी क्या हुआ? क्या मम्मा आप छेद हो गई है? यक्षित ने वेद को अपनी गोद में उठा लिया और उसके गालों पे प्यार से चूमते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बेबी, आप उठ गए बेटा? वेद अपने डैडी के गालों पे किस करते बोला, यस डैडी। फिर वह यक्षित की गोद में रहते हुए अपनी मम्मा की तरफ झुकते हुए उसके गालों को भी चूमते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मम्मा। वन्या अपने बेबी के गालों को प्यार से सहलाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग माय बेबी। वेद अपनी मम्मा के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा क्या आप डैडी से नाराज हो? वन्या ने यक्षित को एक नज़र घूर कर देखा, फिर अपने बेबी की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोली, हाँ बेबी, आपकी मम्मा डैडी से नाराज़ हैं। वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से पहले अपने डैडी को देखता है, फिर अपनी मम्मा की तरफ देखता है। वह बोला, पर मम्मा आप डैडी से नाराज क्यों हो? क्या डैडी ने मेरी तरह कोई शैतानी की इसीलिए? वन्या वेद की तरफ देखते हुए बोली, आपके डैडी ने मम्मा को प्रॉमिस तोड़ा है, इसलिए आपकी मम्मा उनसे नाराज़ हैं। वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, डैडी ये तो गलत बात है, प्रॉमिस तोड़ना तो अच्छी बात नहीं है। यक्षित को लग रहा था कि उसका प्यारा सा बेटा उसकी मम्मा को मनाने में उसकी हेल्प करेगा, पर ये भूल गया कि वे तो मम्मास बॉय है जो अभी उसकी गलती बता रहा था। यक्षित वेद को अपनी गोद में ले जाकर वन्या से थोड़ा दूर चला जाता है। वह वेद की तरफ देखते हुए बोला, बेबी क्या आप मम्मा को मनाने में डैडी की हेल्प नहीं करोगे? वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से अपने डैडी की तरफ देखते हुए बोला, बिल्कुल करूँगा डैडी। ये बोलकर क्यूट सा वेद अपने डैडी की गोद में ही कुछ सोचने लगा। ये करते हुए वह कुछ ज़्यादा ही क्यूट लग रहा था। वन्या भी अपनी आंखें छोटी करके दूर से ही बाप बेटों की हरकतों को नोटिस कर रही थी। वेद अपने डैडी की तरफ देखकर अपनी चमकती आंखों से देखते हुए उनके कान की तरफ झुक गया और धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, डैडी आप ना मम्मा को ना एक ना किच्छी दे दो, इससे मम्मा का गुच्छा तला जाएगा और फिर आप ना उन्हें हग भी कर लेना। जब भी आता मुझसे नाराज़ हो जाती है तो मैं भी उसे ऐसे ही मनाता हूँ। यक्षित तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने बेबी की तरफ ही देख रहा था। वह खुद से अपने मन में बोला,
मेरा बच्चा अभी मुश्किल से 4 साल का हुआ है और इतनी बड़ी बड़ी बातें भी सीख गया। मैं एक नज़र वेद की तरफ देखते हुए बोला, बेबी क्या आपको ये आइडिया आपकी मामा पर काम कर जाएगा? वेद अपने डैडी की तरफ कॉन्फिडेंट होकर देखते हुए बोला, यस डैडी। फिर वह वेद को लेकर अपनी नाराज़ बीवी के पास गया, जो कि अपने हाथों को फोल्ड करके वह दोनों बाप बेटे को ही घूर रही थी। वह उनकी तरफ घूरते हुए बोली, क्या चल रहा है दोनों डैड सन के बीच में? वेद मासूम सी शक्ल बनाकर अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए बोला, कुछ भी तो नहीं मम्मा। वन्या इतना तो समझ गई थी कि दोनों बाप बेटे के मन में कुछ तो चल रहा है। यक्षित वन्या के पास आया और अपने बेबी के कान को ढक कर बोला, बेबी मान जाओ ना, देखो वेद भी अपनी मम्मा को यूं नाराज़ नहीं देख सकता। वन्या यक्षित को दूर करते हुए बोली, आप हमारे बेबी का सहारा लेकर मुझे मनाने की कोशिश मत कीजिए, मैं इस बार नहीं मानने वाली। ये बोलकर वह दोबारा मुंह फेर लेती है। यक्षित उसके पास जाकर उसे दोबारा मनाने की कोशिश करता है, पर फिर भी वह नहीं मान रही थी। क्यूट सा वेद अपनी मम्मा की तरफ देखकर रिक्वेस्ट करते हुए बोला, प्लीज़ मम्मा आप डैडी को माफ़ कर दो ना, देखो वो कितने अच्छे लग रहे हैं। वेद भी वाइज और आपके एक्सप्रेशन में इतनी वेद की वॉइस और उसके एक्सप्रेशन में इतनी क्यूटनेस थी कि वन्या का दिल पिघल गया और उसने उसी वक्त यक्षित को माफ़ कर दिया, पर चेहरे पर से ये शो नहीं किया कि उसने उसे माफ़ कर दिया है। वन्या ने वेद को अपनी गोद में ले लिया और बेड पर आराम से बैठकर उसे अपने सीने से लगाते उसके गालों को चूम कर बोली, बेबी आपको पता है ना, आप सबसे क्यूट हो और मम्मा के फेवरेट हो। वेद का चेहरा ये सुनकर खिल उठा। वह अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए बोला, यस मम्मा आई न्यू इट, आप भी वेदांश के फेवरेट हो। यक्षित वन्या और वेद के बगल में बैठकर झूठ मूठ का मुंह फुलाते हुए बोला, अब तो डैडी से कोई प्यार भी नहीं करता। वेद ने अपनी टिमटिमाती आंखों से अपने डैड को देखा, जैसे कि वह वेद का नेचर था। वह किसी को भी सैड नहीं देख सकता था, इसलिए वह अपनी मम्मा की गोद से उठकर अपने डैड के पास जाते हुए बेड पर खड़े होकर उसके कंधे पर अपने दोनों हाथ रखते हुए उसके गालों पर किस कर लेता है। वन्या स्माइल करते हुए अपने बेबी को देख रही थी। इस वक्त वेद ने ब्लू कलर की क्यूट सी टी शर्ट और नीचे ब्लू कलर की शॉर्ट जीन्स पहनी हुई थी, जिसमें वह काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। वह अपने डैड को प्यार से मनाते हुए बोली, डैडी आप शायद मत होइए, वेदांश आपके भी बहुत प्यार करता है, वह आप दोनों से बहुत प्यार करता है। ये बोलकर वह अपने मम्मा और डैडी को अपने पास बुलाता है, फिर अपने छोटे छोटे हाथों से उन्हें हग कर लेता है। यक्षित और वन्या उसके क्यूट से गुलाबी गालों को एक एक तरफ से किस कर लेते हैं। फिर वन्या अपने बेबी को गोद में लेते हुए बोली, बेटा चलिए अब मम्मा आपको रेडी कर देती है, ओके। यक्षित वन्या के हाथ पकड़ते हुए बोला, आज डैडी भी मम्मा के साथ आपको नहलाएंगे। ये सुनकर वेद बहुत एक्साइटेड हो गया। वन्या ने कुछ नहीं कहा और अपने बेबी को लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगी। यक्षित भी उनके पीछे पीछे चला गया। दोनों वेद को बाथटब में भर कर नहलाने लगे। वेद आज बहुत एक्साइटेड था और जब वह एक्साइटेड होता तो उसे शैतानी सूझती और वह बारी बारी से अपने मम्मा और डैडी को भिगोने का काम कर रहा था। वन्या वेद की तरफ घूरते हुए बोली, बेबी शैतानी नहीं। पर वेद ने उसी वक्त अपने हाथों में पानी लेकर अपनी मम्मा के फेस को गीला कर दिया, फिर उसकी तरफ देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। यक्षित अपने बेबी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, बेटा मम्मा को परेशान नहीं करते। उसे नहलाने के बाद वन्या वेद को अपने क्यूट से कार्टून प्रिंट वाले टॉवल में लपेट कर बाथटब से बाहर निकलती है और उसे कपड़े पहनाकर बिल्कुल रेडी कर देती है। फिर उसे अपने टॉय हाउस में खेलने के लिए छोड़ देती है। उसके बेबी की शैतानी की वजह से उसके कपड़े गीले हो गए थे, इसलिए वह अपने बेडरूम में आकर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है। यक्षित तो पहले ही से वहाँ अपनी वाइफी का वेट कर रहा था, पर वह इसी जगह पर था
कि अंदर आने के लिए उसे वन्या का ध्यान उस पर नहीं गया। अंदर आकर उसने दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर लिया। फिर वह अपनी साड़ी जो कि गीली हो चुकी थी इसे रिमूव करने लगी। उसने उसे रिमूव करके साइड में डाल दिया। तभी अचानक से यक्षित ने उसे पीछे से हक कर लिया। वन्या तो चौंकी गई। वह जोर से चिल्लाने वाली थी कि यक्षित ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और उसे चुप कराते हुए बोला, वाइफी चीखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं हूँ। तब जाकर वन्या ने एक राहत की सांस ली और यक्षित को खा जाने वाली नज़र से घूरने लगी। वह यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित मैं देख रही हूँ आप ना दिन ब दिन छिछोरे होते जा रहे हैं, चलिए अब चुपचाप निकलिए यहाँ से। वन्या ने आंखों के इशारे से कहा। यक्षित उसकी तरफ देखते हुए बोला, वाइफी तुम्हें भी शॉवर लेना है? मुझे भी तो क्यों ना हम साथ में ही ले लें, इससे टाइम की भी बचत हो जाएगी। ये बोलते हुए यक्षित की आंखों में एक शरारत साफ साफ झलक रही थी। वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा जी, बट माय डियर हाबी मेरे पास टाइम की कमी नहीं है, मैं वेट कर सकती हूँ। ये बोलकर वह वहाँ से जाने लगी तो यक्षित उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, पर मुझे तो तुम्हारे साथ ही शॉवर लेना है वाइफी। वन्या यक्षित की पकड़ से कसमसाते हुए छूटने की कोशिश करने लगी। यक्षित वन्या की आंखों में झांकते हुए बोला, वाइफी क्या तुमने मुझे माफ़ नहीं किया? वन्या ने ना में सर हिला दिया तो यक्षित उसे खुद से चिपकाते हुए उसके होठों को बेहद करीब आ गया। वन्या यक्षित की गर्म सांसों को अपने चेहरे पे महसूस करने लगी। यक्षित ने ऑलरेडी शावर ऑन कर दिया था। दोनों शावर में पानी में भीगने लगे। वह उसके होठों के पास रहकर भी बोला, वाइफी क्या सच में तुमने मुझे माफ़ नहीं किया? विवेक का कमरा। जीविका भी लेमनेड का गिलास लेकर विवेक के चेहरे को जोर से पकड़ती है और गुस्से से उसे वो पिला देती है। विवेक तो अपनी मासूम सी जीविका को देखता ही रह जाता है, जो दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही थी। विवेक को अपनी तरफ यूँ बड़ी बड़ी आंखों से देखता। जीविका उसकी तरफ घूरते हुए बोली, ऐसे उल्लू की तरह क्या देख रहे हैं मुझे? युवान और शौर्य जो कि वहीं से होकर गुजर रहे थे, उनकी बातें सुनकर विवेक के कमरे में आ जाते हैं। वे दोनों विवेक को देखकर मुंह दबाकर हंसने लगे क्योंकि जीविका ने उसे अभी अभी उल्लू कहा था। विवेक दोनों को खा जाने वाली नज़रों से घूरता है और अपने मन में बोला, बस इतनी की कमी थी, अब तो ये जीविका के गुस्से की आग में घी डालने का काम करेगा। इन्हें कैसे भी करके यहाँ से हटाना होगा, वरना जीविका को मनाते मनाते मैं बूढ़ा हो जाऊँगा। विवेक दोनों की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? सुबह सुबह मुंह उठाकर तुम दोनों मेरे रूम के में कैसे आ गए? युवान विवेक की तरफ देखते हुए बोला, ओह हेलो भाई, खुद का इतना इम्पोर्टेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाय द वे हम जीविका भाभी से मिलने आए हैं, आपसे नहीं, इसलिए चने के झाड़ में चढ़ना बंद करो आप। विवेक युवान की तरफ घूरते हुए बोला, अच्छा तुम्हें जीविका से मिलना था, इसलिए तुम मेरे रूम में आ गए हो, है ना? शौर्य जीविका की तरफ देखते हुए बोला, भाभी रुक क्यों गई? भाई को डांटना कंटिन्यू करिए और मेरी मानिए तो आप कुछ दिनों तक तो ऐसे ही भाई से गुस्सा रहिएगा, क्योंकि भाई मुश्किल से किसी को मनाते हैं। उन्हें आपको मनाते देख बहुत मज़ा आएगा। विवेक खा जाने वाली नज़रों से शौर्य को घूरता है। वह उसकी तरफ देखते हुए ही बोला, कुछ ज़्यादा ही मस्ती नहीं चढ़ रही है तुम्हें आजकल? शौर्य विवेक की जलती निगाहों से महसूस करके जीविका के पीछे छिपते हुए बोला, भाभी देखो ना भाई मुझे कैसे घूर रहे हैं। जीविका विवेक की तरफ घूरते हुए बोली, शौर्य को डराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। फिर उसने पीछे छिपे शौर्य के कानों को पकड़कर उसे मरोड़ते हुए बोली, वैसे तुम दोनों भी कुछ कम नहीं हो, अपने भाइयों के कारनामों में तुम दोनों भी शामिल थे। जीविका को अपने शैतान भाइयों के कान खींचते देख विवेक को बहुत मज़ा आ रहा था। तो अब जो आप सुनेंगे वो कल नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।
जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।